हेलो स्टूडेंट्स, पूर्ति का मूल्य हम समझ रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने विभिन्न प्रकार के जो नियम दे रखे हैं जीएसटी एक्ट में, उनका अध्ययन किया है। आज भी हम पूर्ति का मूल्य ही देखेंगे। कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, क्या नियम या क्या प्रावधान दिए हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने धारा 15(4) में जो विभिन्न 15(4) क्या कहती है कि नियम 27 से लेके नियम 35 तक में वर्णित जो नियम प्रावधान है उनके अनुसार पूर्ति का मूल्य वैल्यू ऑफ सप्लाई निर्धारित किया जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ बोथ। उस क्रम में हमने 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक नियम पढ़े हैं पिछले वीडियोस में। आज हम देख रहे हैं नियम 33। नियम 33 ये कहता है कि शुद्ध एजेंट, प्योर एजेंट की दशा में की गई सेवाओं की पूर्ति का मूल्य क्या होगा। प्योर एजेंट है, जो प्योर एजेंट का मतलब क्या है, जो प्राप्तकर्ता के व्यय करने का समझौता करता है। सेवा जो प्राप्त कर रहा है उसकी ओर से व्यय करने का समझौता करता है। एक उसका ऐसी पूर्ति के स्वयं के प्रयोग के लिए नहीं है, स्वयं के लेखे उपलब्ध करवाने पर और व्यय को बीजक में पृथक रूप से दर्शाने पर और साथ ही वास्तविक रकम प्राप्त कर लेने पर, रिएम्बर्समेंट प्राप्त कर लेने पर, ऐसी दशा में हम पूर्ति का मूल्य क्या होगा। तो पूर्ति के प्राप्तकर्ता की ओर से जिसने सप्लाई प्राप्त की है, जिसके लिए वो प्रधान एजेंट शुद्ध एजेंट है, तो ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे प्राप्तकर्ता की ओर से मुख्य एजेंट कौन है यहाँ पर, जो पूर्ति करता है, वो मुख्य एजेंट द्वारा किए व्ययों को छोड़कर जो राशि है वो ही पूर्ति का मूल्य कहलाएगी। एक एग्जांपल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि एक फर्म ए है, जो कौन है, शुद्ध एजेंट यानी अभिकर्ता हो गया, प्योर एजेंट या शुद्ध अभिकर्ता या एजेंट, जो फर्म बी को कानूनी सहायता या सलाह प्रदान करता है। फर्म ए शुद्ध एजेंट है किसकी, फर्म बी की, और फर्म ए फर्म बी को कानूनी सलाह प्रदान करती है, और इस ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, ये पूर्तिकर्ता हो गया। और सेवा का प्राप्तकर्ता कौन है, फर्म बी। रिसिपिएंट प्राप्तकर्ता बी, रिसिपिएंट बी, एंड सप्लायर इज फर्म ए। और इस कानूनी सलाह के लिए जो फीस तय हुई है, वो फीस तय हुई है, मान लेते हैं 50,000 रुपए। सलाह कौन देगा, फर्म ए जो शुद्ध एजेंट है, किसको, फर्म बी को। फर्म बी इसको क्या देगी, इसकी सलाह के बदले में, कानूनी सलाह के बदले में फीस देगी कितनी, 50,000 रुपया। अब साथ में अब हम ये स्थिति भी मान लें कि जो कानूनी सलाह के संदर्भ में कुछ रजिस्ट्रेशन करवाया जाना था, उस रजिस्ट्रेशन की फीस थी 10,000 रुपया। और इसी प्रकार से कोई अनुमोदन या अप्रूवल की जो फीस थी, अप्रूवल की, वो थी मान ले 5,000 रुपया। रजिस्ट्रेशन की फीस 10,000 रुपया और अप्रूवल की फीस, अनुमोदन की जो फीस है वो है 5,000 रुपए। तो कुल मिला के जो 15,000 रुपए थे, ये शुद्ध एजेंट ने व्यय किए। किसकी ओर से, प्राप्तकर्ता की ओर से, क्योंकि सलाह इसको दी जा रही है, रजिस्ट्रेशन इसका होना है। तो 15,000 रुपए शुद्ध एजेंट ने व्यय किए। वो क्या करेगा, फर्म बी वो 15,000 रुपए का रिएम्बर्समेंट, पुनर्भरण या प्रतिपूर्ति कर देगा वापस, किसको, फर्म ए को। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करते हैं
तो एक तो उसको 50,000 रुपए की फीस मिली और एक उसको ये 15,000 रुपए और मिले, तो ये क्या 15,000 शामिल होंगे इसमें। तो ऐसी स्थिति में ये 15,000 रुपए, शुद्ध एजेंट की स्थिति में ये 15,000 रुपए इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि प्राप्तकर्ता की ओर से ये व्यय पूर्तिकर्ता शुद्ध एजेंट के द्वारा किए गए और उसने फीस के साथ में इन रुपयों की प्रतिपूर्ति की है, ये व्यय इसी के लिए किए जाने थे। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हुआ, जो ओरिजिनल फीस है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, जो शुद्ध एजेंट ने व्ययों को किया और प्रतिपूर्ति प्राप्त की, रिएम्बर्समेंट प्राप्त किया, वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये था शुद्ध एजेंट की दशा में सेवाओं का पूर्ति का मूल्य। ऐसे ही देखिए नियम 34। नियम 34 किसके संदर्भ में है? मूल्य निर्धारण के लिए भारतीय मुद्रा से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर। इससे पहले भी हमने विनिमय को पढ़ा है, लेकिन वो अलग था, वो था मुद्रा का विनिमय। यहां पर क्या हो रहा है, वस्तु या सेवा की पूर्ति भारत के बाहर या कहीं पर किए जाने पर जो प्राप्त हो रहा है वो अगर विदेशी मुद्रा के रूप में हो रहा है, भारतीय मुद्रा से भिन्न, भारतीय रुपए से भिन्न मुद्रा में प्राप्त हो रहा है, डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, दिनार में, किसी भी अन्य मुद्रा में जो भारतीय मुद्रा रुपए नहीं है, तो ये कलयुगी माल की सप्लाई के कारण, की पूर्ति के कारण हो सकता है, ये कलयुगी सेवा की पूर्ति के कारण भी हो सकता है। तो कलयुगी माल की स्थिति में एक्सचेंज क्या रेट क्या मानी जाएगी, तो पूर्ति के निर्धारित समय, तो पूर्ति का पहले समय निर्धारित होगा, हमने पढ़ा है पहले पूर्ति का समय निर्धारित करते हैं, फिर उसके बाद में पूर्ति का मूल्य निर्धारित अपन कर रहे हैं इस तरीके से। तो धारा 12 के अनुसार जो समय निर्धारित हो गया, उस पर कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 4 के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित विनिमय की दर लेंगे और उसके अनुसार जो कन्वर्जन होगा वही विनिमय दर के आधार पर जो कन्वर्जन बनेगा उसको ही हम पूर्ति का मूल्य कहेंगे। यहाँ पर जो बोर्ड द्वारा निर्धारित विनिमय दर है, अगर प्रश्न में अपने को आरबीआई की रेफरेंस रेट इसके आधार पर दी हुई है तो हम उसको भी ले पाएंगे ऐसी स्थिति में। ऐसे ही कलयुगी सेवा के लिए विनिमय की दर क्या मानी जाए, कलयुगी सेवाएं प्रदान की गई और बदले में विदेशी मुद्रा अपने को मिल रही है, तो उसका भारतीय मुद्रा से भिन्न मुद्रा, तो उसके विनिमय की दर कितनी हो, कितना कहलाएगा जिसके ऊपर जीएसटी लगाया जा सके। तो लेखों के लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन जो सिद्धांत है उसके अनुसार वो विनिमय की दर निर्धारित हो जाएगी। और जो समय का निर्धारण होगा कलयुगी सेवा के पूर्ति का, वो धारा 13 के अनुसार उस समय का निर्धारण होगा और उस समय के आधार पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार जो विनिमय की दर होगी वही दर लेके पूर्ति का मूल्य, कलयुगी सेवा की पूर्ति का मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से नियम 35, नियम 35 ये कहता है जब पूर्ति के मूल्य में कर का मतलब इस एक्ट में वर्णित जो कर है, इस एक्ट में वर्णित कौन से कर हैं, आईजीएसटी, अंतर प्रांतीय, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम माल और सेवा का सप्लाई करते हैं, पूर्ति करते हैं, तो आईजीएसटी लगता है। ऐसे सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूटी जीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर ऐसी स्थिति में यूटी जीएसटी लगता है। अगर वो शामिल हो पूर्ति के मूल्य में तो क्या होगा, हमें इस कर को अलग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो कर जीएसटी लगाया जाता है, चाहे वो इनमें से कोई सा भी हो, जीएसटी जो लगाया जाता है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पर लगाया जाता है। और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, वो कर को छोड़कर होती है। कर तो इसके बाद में इसके ऊपर प्रभावित होगा तब टोटल वैल्यू निकलेगी। यानी कि अगर अपने को कम, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो कम टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, कम टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, हिंदी में बोले तो कर सहित पूर्ति का मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कर की राशि उसमें से कैसे पृथक की जाएगी, कर सहित पूर्ति का मूल्य जो दे रखा है उसको लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए किससे, उस कर की दर से। वो जो सीजीएसटी, एसटीएसटी, एसजीएसटी,
IGST या UTGST वो जो भी है उसकी कर की दर जो भी है 18%, 12%, 5%, 28% जो भी है उस कर की दर को यहाँ पर लीजिए ऊपर, और नीचे 100 प्लस वो कर की दर कर लीजिए। यानी कि अगर 12% अपन कर की दर को मान ले फॉर एग्जांपल, तो ऊपर 12 और नीचे 100 प्लस 12 यानी 112, 100 प्लस 12, 12 मीन्स 112, तो ऊपर 12 नीचे 112 और कर सहित पूर्ति का मूल्य ले लें, इसमें से वो अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि कर सहित कम टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,12,000 रुपए है, मान लेते हैं 1,12,000 रुपए है। तो हमें क्या चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई या टैक्स के बिना वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले इसमें से टैक्स अलग कीजिए, ये एज्यूम करते हुए कि जो जीएसटी की रेट थी एप्लीकेबल थी वो थी 12%। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं तो कर की राशि टैक्स अमाउंट, इस सूत्र में वैल्यू में रख रहा हूं, कर सहित पूर्ति का मूल्य था वो था 1,12,000। कर की दर कितनी थी 12, नीचे आप क्या करेंगे 100 प्लस 12, तो 1,12,000 इंटू 100 बटा 12 बटा 112, तो यह आ जाएगा 1,00,000 रुपया। बारह 112 12,000 रुपया है ना, 12,000 रुपये ये आ जाएगा। 1,000 इंटू 12 करेंगे तो ये 12,000 रुपये आ जाएगा। तो टैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, टैक्स का अमाउंट कितना हो गया 12,000 रुपये। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कर रहित एक्स टैक्स पूर्ति का मूल्य। वो कैसे आएगा, कर सहित पूर्ति का मूल्य में से कर की राशि को घटा दीजिए, तो कर रहित वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसी को हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। यही यहां पर क्या कहलाएगी, एक्स टैक्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। कर सहित पूर्ति का मूल्य कितना था 1,12,000। इसमें से कर की राशि कितनी हटा दें, जो हमने इस तरीके से कैलकुलेट की हुई हो वो राशि हटा दें 12,000, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ जाएगा 1,00,000 रुपए आ जाएगा। और इसके ऊपर वापस आप जीएसटी लगाएंगे 12% की दर से, तो कर सहित मूल्य 1,12,000 रुपया, बिल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, बिल का अमाउंट वो हो जाएगा 1,12,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये नियम अपने सारे पूरे होते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई को निर्धारित करने के लिए मैं आपको एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था वैल्यू ऑफ सप्लाई में अब तक पिछले कुछ वीडियोस में। तो धारा 15(1) के अनुसार अगर पूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता आपस में संबंधित व्यक्ति ना हो और प्रतिफल जो निर्धारित है वो ही एकमात्र प्रतिफल हो, प्राप्तकर्ता को कुछ और प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो व्यवहार मूल्य ट्रांजैक्शन वैल्यू ही पूर्ति का मूल्य कहलाता है धारा 15(1) में। फिर 15(2) में कुछ चीजें उसमें जोड़ने की बता रखी है जो हमने पहले पढ़ी हैं, और 15(3) में कुछ चीजें शामिल नहीं करते हैं वो बता रखी हैं। तो इसके आधार पर वो जो मूल्य होगा वही पूर्ति का मूल्य होता है, चाहे वो माल हो चाहे वो सेवा हो। परंतु अगर प्राप्तकर्ता और पूर्तिकर्ता आपस में संबंधित हो अथवा इस एकमात्र प्रतिफल के अलावा कुछ और प्रतिफल भी मिल रहा हो, यानी एकमात्र नहीं मिल रहा हो, कुछ और भी मिल रहा हो, चाहे वस्तु या सेवा, तो ऐसी स्थिति में धारा 15(1) के अनुसार मूल्य का निर्धारण नहीं होता, तब धारा 15(4) के अनुसार मूल्य का निर्धारण होता है। और 15(4) कहती है कि नियम 27 से नियम 35 के अनुसार उस वस्तु या सेवा की पूर्ति का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। तो नियम 27 से लेके 35 तक जो हमने अभी पढ़े हैं, अभी आज हमने 35 को भी कंप्लीट किया है। तो 27 जैसे आपको ध्यान है, मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूं केवल, कि कुछ और भी मिल रहा हो, यानी कि एकमात्र मूल्य नहीं हो, जो व्यवहार मूल्य है वही एकमात्र मूल्य नहीं हो, कुछ और भी प्राप्तकर्ता को मिल रहा हो, तो धारा 27 के अनुसार मूल्य निर्धारित होता है। ऐसी धारा 28 में भिन्न डिस्टिंक्ट या रिलेटेड संबंधित
भिन्न या संबंधित व्यक्ति हो अगर प्राप्तकर्ता और पूर्तिकर्ता तो धारा 28 के अनुसार मूल्य का निर्धारण होता है। ऐसे ही धारा 29 में एजेंट के माध्यम से की या प्राप्त की, एजेंट के माध्यम से पूर्ति की या पूर्ति प्राप्त की, तो ऐसी स्थिति में मूल्य का निर्धारण अपन करते हैं धारा 29 में। ऐसे ही लागत पर आधारित मूल्य का निर्धारण होता है नियम 32 में। सब नियम है ये, है ना, नियम 27, नियम 28, नियम 29, नियम 30। ऐसे ही नियम 31 में अवशिष्ट विधि बता रखी है कि जैसे उसमें नई धारा इस वर्ष जोड़ी गई 31 से, लॉटरी या जीत या हार की स्थिति में शर्त, जुआ, घुड़दौड़ वगैरह, तो अवशिष्ट विधि उसमें नियम 31 में है। ऐसे नियम 32 में कुछ विशिष्ट स्थितियों में अगर वो पूर्ति आती है तो पूर्तिकर्ता के विकल्प पर नियम 32 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, उस अध्याय में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जो भी पूर्ति का मूल्य होगा वो लिया जा सकेगा पूर्तिकर्ता के द्वारा। तो कुछ पिछले वीडियो में हमने देखा था नियम 32 की विभिन्न जो परिस्थितियां थी, जैसे कि विदेशी मुद्रा का विनिमय था, यात्रा, हवाई यात्रा अभिकर्ता जो था उसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं थी, या LIC का व्यवसाय था उसमें LIC की सेवाएं प्रदान की जा रही थी, पुराने माल के विक्रय के संदर्भ में वाउचर या कूपन के संदर्भ में, या अन्य प्रकार का जो स्थिति थी जिसमें कर मुक्त की बात कर रखी हो, या शेष केरल बाढ़ से इसको हटाने की बात कर रखी हो, फिर उसको छोड़ के मूल्य का निर्धारण होगा। तो वो देखा था हमने नियम 32 के प्रावधान। आज हमने नियम 33 देखा शुद्ध एजेंट की दिशा में, 34 भी देखा है हमने भारतीय मुद्रा से भिन्न मुद्रा में अगर किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किया जा रहा हो तो उसका निर्धारण कैसे होगा, और नियम 35 में कि जब जो पूर्ति का मूल्य है उसमें GST, चारों में से किसी भी प्रकार का GST अगर शामिल हो तो टैक्सेबल वैल्यू या कर रहित पूर्ति का मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं। तो ये सारे प्रावधान थे जो पूर्ति के मूल्य को निर्धारित करते हैं। पूर्ति क्या हो, माल क्या हो, सेवा क्या हो, पूर्ति का समय क्या हो, और उसके बाद में पूर्ति का मूल्य क्या हो, ये निर्धारित अपन करते हैं पूर्ति का मूल्य, क्योंकि पूर्ति का मूल्य ही वो मूल्य है जिसके ऊपर निर्धारित उस माल या सेवा पे निर्धारित GST की रेट अप्लाई करके हम GST का अमाउंट ज्ञात करते हैं। तो इसको निर्धारित करने के लिए आप नियमों की प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।